साल से मैं लास्ट ईयर में कर नहीं पाया था, बट इस बार वापस मैं शुरू किया हूँ कि रोज़ आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए टाइम निकालता हूँ कि खुद कुछ नया सीखना है। कोई बुक्स पढ़ता हूँ या कुछ जिसमें नया कुछ सीखने मिलेगा। तो वो मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स आप जितना पढ़ेंगे, जितना नॉलेज होगा, क्योंकि चेस में इवेंचुअली आपका बोलते हैं स्किल्स डेवलप करना होता है। तो स्किल्स क्या है, अगर कोई बताएगा? स्किल वर्ड सुने होंगे, कैलकुलेशन स्किल हो, टैक्टिकल स्किल हो, बट वो स्किल एक्चुअली कैसे होता है, क्या होता है, कैसे डेवलप किया जाता है? प्रैक्टिस से होता है। बट अगर मान लीजिए वो कैलकुलेशन बोल रहे हैं, अब पोजिशनल कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? एंड गेम हो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? पजल से। बट कुछ चीज़ ऐसा है जैसे पोजिशनल चीज़ बोल रहा हूँ, या फिर लिसन अ पोजिशन, तो प्रैक्टिस करने से थोड़ी होगा। पहले आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जो है नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब नॉलेज को आप जब अप्लाई कर लेते हैं तब जाके स्किल्स होता है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मैं बहुत सारे प्लेयर्स को बोला हूँ, एक आईएम को भी बोला था, आईएम बनने के लिए सिर्फ 10 बुक करना है। 10 अच्छे बुक्स है, बहुत सारे बुक्स अच्छे हैं, बट 10 अच्छे बुक्स करना है और सारा नॉलेज अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई कर पाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल है, जो कोई भी नहीं कर पाता है। मतलब मैं इनफैक्ट ये दावा कर सकता हूँ, मैग्नस कार्लसन भी जो चीज़ें सब पढ़ते हैं नहीं कर पाएगा, बट कोशिश करते हैं जितना सीखे हैं उसको यूज़ करना, क्योंकि नहीं तो हम लोग सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। जनरली आप रास्ते पे भी चलेंगे, बहुत सारी चीज़ देखेंगे, सीखेंगे, जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है और सही तरीके से कौन से वक्त पे अप्लाई करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही बोल रहा था, नॉलेज से स्किल्स कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट वो प्रैक्टिस जब करेंगे तब ये ध्यान देना होगा कैसे यूज़ कर पाएंगे उसको। तो वही ये बच्चे लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना नॉलेज गेन होता है, मतलब उस उम्र में नॉलेज शायद उतना नहीं था, या फिर सिखाने के लिए भी लोग नहीं थे। अभी सिखाने के लिए भी बहुत सारे कोचेस हैं, अच्छे कोचेस हैं, तो वो लोग सिखाते हैं और प्रैक्टिस करना होता है, फिर स्किल में कन्वर्ट होता है। ओके जी, मेरा एज 38 है जी, और अभी मेरा करियर हो सकता है। आप अभी कैरियर मतलब क्या बोलते हैं? आप चाहते हैं आप मुकेश जैसा वर्ल्ड चैंपियन बने? तो बेसिकली आपका बुक्स आपका बेस्ट फ्रेंड। बुक्स में क्या है, आपका जो भी ऑथर है, मान लीजिए टॉप वर्ल्ड का एक बुक का नाम लेते हैं, ऑथर विस्बुक सुने होंगे। ऑथर विस्बुक का एक सीरीज है, स्कूल ऑफ चेस, बिल्ड अप योर चेस, बूस्ट अप योर चेस और चेस इवोल्यूशन, ये 3 हैं। तो अगर ये आप बुक देखेंगे, बेसिकली ऑथर इस बुक क्वेश्चंस कुछ देते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन भी करते हैं स्टार्टिंग में टॉपिक के बारे में क्या है। सो एक टॉप ट्रेनर, एक टॉप जीएम आपको वो समझा रहे हैं, आपको फ्री में कोचिंग दे रहे हैं बेसिकली, ये मेरा मानना है। आप ये बुक कर रहे हैं, 40 to 50 इयर्स ट्रेनिंग आप वो जीएम से ले रहे हैं। तो बुक्स में जो लिखा है वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बुक्स करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, बट मेन जो चीज़ है, जो ऑथर जो आपको समझाना चाहते हैं, वो चीज़ करना पढ़ना ज़रूरी है। सॉल्विंग के लिए कैलकुलेशन का बुक स्किल में आपका कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होगा, जैसे मैथ्स है, न्यूमेरिकल्स है, तो उसका प्रैक्टिस होगा, बट नॉलेज कैसे डेवलप होगा? तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा और जो चीज़ें ऑथर लिखे हैं, जो भी ऑथर है, वो पढ़ के समझना होगा। एक बुक करने के लिए आपको टाइम लगता है, लगने दीजिए, बट वो ज़रूरी है। और ये हर प्लेयर का एक फेजेस आता है जहाँ पे वो अटक जाते हैं। कोई प्लेयर 1600 में अटकता है, कोई 2000 में अटकता है, कोई 2400 में अटकता है। इवन आप देखेंगे मुकेश, ये सब कभी कुछ ना कुछ फेजेस होता है जहाँ पे वो अटक जाते हैं, बट फिर मेहनत करते हैं उस वक्त और फिर ग्रोथ पर आते हैं। तो ऑफकोर्स बुक्स में भी होगा, chess.com में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट थोड़ा फिजिकली किसी के साथ खेलना, प्रैक्टिस करना वो बेटर रहेगा अगर डेवलप करना है, क्योंकि ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करते हैं
और जब बोर्ड पे खेलते हैं पूरा अलग लगता है। ऑनलाइन आसान है करना, बट बोर्ड में करना डिफरेंट है। और अब मान लीजिए इनफैक्ट आप थोड़ा बहुत टूर्नामेंट बीच बीच में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्या है आप घर में खेलेंगे, दोस्त के साथ खेलेंगे, वो सीरियसनेस और वो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा जो टूर्नामेंट में खेलने पे होता है। जब आपको लगेगा आपका विनिंग है, टाइम कम हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है हार गया, अगला खेलता हूँ। बट टूर्नामेंट में आपको लगेगा रेटिंग है, आप खुद सोचेंगे नहीं, बट सबकॉन्शियसली ये रहेगा दिमाग में। तो वही है, बुक्स करना पड़ेगा आपको, बट पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे मैं जानता हूँ प्लेयर्स जो 2022 और इनफैक्ट IM तक बिना कोच के भी किए हैं। बट वही है, आपका जर्नी थोड़ा फास्टर हो सकता है अगर आप कोचिंग पे जाएंगे, या फिर जैसे इस टाइप का कुछ सेशंस हो रहे हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ करना होगा। बट गेम एनालिसिस जनरल डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए है। डेवलपमेंट करना है तो सबसे बेस्ट चीज़ है आपका गेम जो भी खेले आप एनालिसिस करना है, और कंप्यूटर से नहीं, खुद से सोचना है पहले कि कहाँ गलती की, क्या डेवलप हो सकता है, वो करना ज़रूरी है, ताकि आप खुद मतलब आप अपना मिस्टेक समझ पाए, आप खुद अपने आप के बारे में जान पाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो यूसुफ की सीरीज है जी, बिल्डअप, वो जो तीनों उनके चैप्टर्स हैं, 9 बुक्स हैं, Correct. मैंने अभी करना शुरू किया उसको, फर्स्ट बुक में कंप्लीट करने के उस पे हूँ। जी। तो डू यू थिंक कि वो अकेला वो बुक्स 9 जो हैं एंड सम पजल्स हम साथ में करते रहें, इज इट इनफ टू रीच 20 मतलब 2000 और 2200? आई थिंक ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे अगर वो चीज़ें अप्लाई कर ले। जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 बुक्स IELTS बनने के लिए है, एंड दोज बुक्स आर मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। बेसिकली वो एक्चुअली ऐसा है कि वो एक स्ट्रक्चर बने हैं जो वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं उनका एकेडमी में। तो बेसिकली आप बिना उनके प्रेजेंस के अब उनके एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। जो उनके वो जो करिकुलम डेवलप किए, वो करिकुलम के हिसाब से वो दी है बुक्स। तो उसमें जो पोजीशंस हैं, आप अगर पोजीशंस में, और एक चीज़ है आप बुक्स जो कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे बुक्स लोग बोलते हैं कि ये बुक कंप्लीट हो गया, वो बुक कंप्लीट हो गया, बट जब पोजीशन सॉल्व करते हैं आपका एक्यूरेसी एटलीस्ट 75 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तब दोबारा करना चाहिए, या वो चैप्टर को मार्क कर दीजिए, वापस बाद में जाके करिए। क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब वो एरिया में आप सीखे नहीं है, या फिर प्रैक्टिस मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो उसमें वापस जाके करना जरूरी है। बट आई थिंक अराउंड 1800 to 2000 तक पॉसिबल है। बट उसके साथ अगर एंड गेम कर पाए और बहुत सारी चीज़ कर पाए, विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग इट। बट विद दैट बुक्स एटलीस्ट देयर इज अ मतलब बहुत अच्छा चांस है वो करना। बट देखिए, अब अभी आप गेम में खेल रहे हैं, आप ओपनिंग में ब्लंडर कर रहे हैं, तो अब वो बुक्स उतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि आपका मिस्टेक्स जो हो रहा है ओपनिंग में हो रहा है, अब ब्लंडर्स हो रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देकर उसके ऊपर मेहनत करना है। तो आपको करेंटली जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, बट करेंट जो आपका मिस्टेक है उसके ऊपर मेहनत करने से और थोड़ा डेवलप हो। और किसी का क्वेश्चंस? अभी मेरे पास रेटिंग नहीं है, बस chess.com पे रेटिंग है 900। अगर मुझे अभी सपोज 2000 रेटिंग पहुंचना है chess.com पे या क्लासिकल में? रैपिड chess.com, रैपिड में chess.com में, ठीक है। हाँ, उसमें मेरा 900 ईलो है। ठीक है। अगर मुझे 2000 ईलो जाना है विदाउट एनी, कोचिंग जाता हूँ मैं, बट विदाउट एनी फाइल रेटिंग, सीधा अगर मैं फर्स्ट ट्राई में 2000 आ गया मेरा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं समझा नहीं, आप chess.com का 2000 बोल रहे हैं या फिडे में 2000 करना है? हाँ, फिडे में 2000 करना है, उसके लिए पहले तो chess.com में 2000 होना पड़ेगा, उतना तो है, ठीक है। क्योंकि chess.com का 2000 मतलब फिडे का आपका मान लीजिए 1600 या कुछ होगा, उस टाइप का होगा। तो chess.com में भी डेवलप करना है। मेन चीज़ आपको करना है 1800 या उससे नीचे, मे बी 1600
फिडे रेटिंग के नीचे के बारे में बात कर रहा हूँ, टैक्टिस जितना सॉल्व करना है आपको। जो पैटर्न्स है उसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि पिन्स है, फॉर्स है, ये रेगुलरली आते हैं, तो आपको जितना ज़्यादा रिकॉग्नाइज करना है उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो इसमें आपको जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे प्रैक्टिस करने में और टैक्टिस के, उसमें हेल्पफुल होगा। फिर उसके बाद आपका ब्लंडर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप देखेंगे आपका गेम में ब्लंडर्स ज़्यादा होगा, तो वो ब्लंडर्स एक बार रुक गया, आपका रेटिंग 100-200 पॉइंट आराम से बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है, आप इमीडिएटली अगर 2000 सोचेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, आपका स्टेप बाय स्टेप होगा। तो आपको chess.com में धीरे धीरे एक मान लीजिए छोटा टारगेट रखना है कि 900 से 1200 करना है, और एक टारगेट रखिए कि एक गेम में, मतलब 5 गेम में आज खेल लो, आज कोई भी ब्लंडर ना हो। इस टाइप का टारगेट रखिए कि रोज आप प्रोग्रेस देख पाए कि हाँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अब ब्लंडर्स चेक करने के लिए ओपोनेंट क्या खेलने वाला है, ओपोनेंट का लास्ट मूव क्या है, वो रिपीट करके सोचिए, ब्लंडर्स कम होता है। तो पॉसिबल है, बट 2000 अभी फिलहाल पहले chess.com टारगेट रखिए, ठीक है। किसी भी प्लेयर को ये कैसे पता लगेगा कि उसको गेम में स्पेसिफिकली वर्क कहाँ पे करना है, मतलब कौन से पार्ट में करना है? तो आपका गेम एनालिसिस करना होगा, और अगेन अगर कोई ट्रेनर या किसी के पास अगर कर पा रहे हैं तो वो फास्ट हो जाता है। नहीं तो कुछ AI टूल्स है, जैसे चेसबेस 18 में एक प्लेयर रिपोर्ट है, वो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दे देगा, आइडिया दे देगा कि कौन सा एरिया में आपका स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो आप कभी गेम्स देखेंगे, कंटिन्यूसली एक टूर्नामेंट का गेम देखिए, आपका एक तरीके का मिस्टेक होगा। आप थोड़ा डीप जाइए, ब्लंडर एक गेम में हार गए तो आप बोलेंगे ब्लंडर हो गया, बट थोड़ा अच्छे से सोचेंगे कि ब्लंडर किस मोमेंट पे हुआ, पोजीशन में कॉम्प्लिकेटेड था या सिंपल था, या कहाँ मिस्टेक हुआ। धीरे धीरे एक पिन पॉइंट करके एक मान लीजिए एक नोटबुक में लिखिए या एक्सेल शीट में लिखिए, और उसके बाद आप उसको सही से एक बार मान लीजिए 9 गेम खेले हैं, 9 से 4 गेम आप हारे, इवन कुछ जीता हुआ गेम में भी आपको मुश्किल हुआ, तो वो गेम सारा चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ 1 या 2 पर्टिकुलर गलतियां हो रहा है रेगुलरली, क्योंकि ये सबके साथ होता है, 1 या 2 तरीके का मिस्टेक्स करते हैं। इनफैक्ट एक टाइम था जब मैग्नस कार्लसन रुक एंड गेम्स में बीट था, डबल रुक एंड गेम्स में। अभी ये बोलूंगा तो लोग हंसेंगे क्योंकि वो एंड गेम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, बट उसका रुक एंड गेम में एक टाइम पे उतना अच्छा नहीं था। फिर वो मेहनत किया और रुक एंड गेम में अभी एंड गेम, सारा एंड गेम में वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो जो भी आपको वीकनेस पूरा स्पेसिफिक पिन पॉइंट करना हो, ऑफ कोर्स उस लेवल पे उसके पास कोचेस है, उसका सेकेंड्स है, टीम है जो हेल्प करते हैं। अब हम लोग के लिए मुश्किल होता है, खुद से करना पड़ता है, तो खुद से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट हो सकता है। और कभी कभी जैसे कोई अगर मिले जिनको आप गेम दिखा सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल। जो हारने के बाद नर्वसनेस हो जाता है, फिर डीमोटिवेट हो जाता है, तो फिर अगले गेम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाता है, तो उसके लिए क्या? तो अब डिमोटिवेट कैसे होते हैं, एक एग्जांपल बताइए। आप हार गए मान लीजिए अभी गेम, फिर क्या सोचते हैं, क्या होता है? नर्वसनेस होता है, मैं हार गया लास्ट गेम। और तो वही नर्वसनेस तो गेम से बीच में होता है, गेम से पहले होता है। तो हारने के बाद तो उदासी होता है, बोल सकते हैं। ओके, तो वही गेम नेक्स्ट गेम में इम्पैक्ट पड़ता है। क्या सोचते हैं आप नेक्स्ट गेम में? वही कि मैं लास्ट गेम हार गया था, पता नहीं इस गेम भी कैसा जाएगा। अच्छा, आप तो कोई और स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, खेलते हैं, फॉलो करते हैं? क्रिकेट फॉलो करते हैं? नहीं जानते हैं क्रिकेट के बारे में? हाँ, जानता हूँ। तो क्रिकेट में कोई एक प्लेयर का नाम बताइए, अच्छा प्लेयर। विराट कोहली। तो विराट कोहली जब बैटिंग करता है, लास्ट मैच में 0 में आउट हो गए, जब नेक्स्ट मैच में जाता है 0 में आउट होने नहीं, अच्छा खेलता है, बट स्टार्ट तो वही 0 से करता है, तो गेम जो होता है वो फ्रेश स्टार्ट होता है। सेम वे आप जब एक राउंड खेल रहे हैं, वो गेम खत्म हो गया, अगला गेम आपका फ्रेश है, आपका पिछला गेम से कुछ लेना देना नहीं है। आपका जिंदगी में बहुत कुछ होगा, उतार चढ़ाव रहेगा, तो उसमें आप कैसे डील करते हैं वो आपका सही में टेस्ट होता है। जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं वो कमबैक बहुत जल्दी करते हैं,
तो आप जितना आप उदास रहेंगे या पिछले गेम के बारे में सोचेंगे उतना आपको वक्त लगेगा आगे जाने के लिए। तो अगला गेम में वो गलती कर ही लेंगे क्योंकि आप पिछला गेम के बारे में सोच रहे हैं। तो आप पिछला गेम मतलब आपको करंट आपका है कि ये गेम खेलना है, और पिछला गेम के बारे में सोचेंगे या फिर सोचेंगे कभी कभी कोई सोचता है नेक्स्ट राउंड में जीतूंगा तो फर्स्ट हो जाऊंगा, बट अभी करंटली ये गेम खेल रहे हैं, ये गेम को फिनिश करना है अच्छे से। तो जो गेम खेल रहे हैं उस पर फोकस करिए। और आपको अगर कुछ मेडिटेशन रिलैक्स कर सकते हैं खुद को, गाना सुन सकते हैं, कुछ वीडियो देख सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं जो हेल्पफुल होगा। एक वीडियो मेरा फेवरेट था, मैग्नस का एक कॉन्फिडेंस करके था, तो जिसमें वो बोलते हैं मैं हारने के बाद नेक्स्ट मैं कमबैक करता हूँ जीत के। तो वो वीडियो मैं राउंड से पहले सुनता था जब अगर नर्वसनेस लगता था या डर लग रहा था। तो डर लगना, नर्वस होना ये नॉर्मल है, अगर नहीं है तो आपको चेस में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरा मानना है। तो वो होना ज़रूरी है, बट उसको सीखना है कैसे कंट्रोल करना है। और जो भी आपका अपसेट है वो घर जाने के बाद या टूर्नामेंट खत्म होने के बाद 1-2 दिन उदास रहेगी, प्रॉब्लम नहीं है। तो टूर्नामेंट के बीच में करेंगे तो क्या होगा, अगला राउंड अफेक्ट होगा, तो वो नहीं करना आइडियल है। एक सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है उसके, इसलिए बोल रहा हूँ आपको जो पुराना गेम हो गया खत्म करना है। बट वही होता है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है या फिर आप सोचते रहते हैं बार बार कि अरे गेम ब्लंडर करते हैं, मेरे को कैलकुलेशन ब्लंडर हो रहा है, टैक्टिक्स नहीं दिख रहा है, ओपोनेंट मेरे से अच्छा है, तब मुश्किल है। तो उस वक्त आपको खुद को निकालना पड़ेगा वहाँ से नहीं सोचने के लिए। ये चीज़ करना मुश्किल है, बट ये चीज़ अगर सीख जाए तो ऑफकोर्स टॉप प्लेयर यही चीज़ करते हैं। उसके लिए बहुत सालों का प्रैक्टिस भी लगता है, महीने सालों का प्रैक्टिस लगता है। मैं जब जीएम बनने की कोशिश कर रहा था ये चीज़ कर रहा था, बट फिर बाद में टूर्नामेंट्स जीएम बनने के बाद कोविड आया, फिर टूर्नामेंट्स नहीं खेला। अब कोचिंग करता हूँ, बीच बीच में खेलता हूँ, रैपिड वगैरह खेलता हूँ, ब्लिट्ज रैपिड। तो एक गेम हार जाता हूँ, मेरे को भी सेम फीलिंग आता है कि अरे आज सही नहीं खेल रहा हूँ, ब्लंडर हो रहा है। वो मुश्किल है फिर वापस आना, बट कोशिश करता हूँ। अभी कभी होता है कभी नहीं होता है, बट इसको ज़रूरी है आपको बार बार कोशिश करना है और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, ये थॉट प्रोसेस। तो आप अगर टूर्नामेंट्स साल में 1 या 2 खेलेंगे तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप नॉर्मल हारेंगे, नॉर्मल प्रैक्टिस में हारेंगे शायद उतना बुरा नहीं लगेगा, बट टूर्नामेंट में बुरा लगेगा। तो वो चीज़ आपको टूर्नामेंट इसलिए रेगुलर खेलने को भूल जाएगा। ऐसे अगर रेटिंग इंप्रूव करना है तो व्हाट वुड यू प्रेफर, ब्लिट्ज ज़्यादा खेलने को कि रैपिड? क्योंकि अगर मैं ब्लिट्ज से अगर ज़्यादा खेलते ना तो मैं ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा गेम खेल सकते हैं। बट अगर मैं ब्लिट्ज खेल के रैपिड में जाता हूँ ना तो मेरे को लगता है गेम थोड़ा इफेक्ट हो रहा है मेरा। जनरली रैपिड खेलना बेटर है कुछ इंक्रीमेंट के साथ, क्योंकि ब्लिट्ज में क्या है आपको सोचने का टाइम कम मिलता है। हाँ। तो कुछ चीज़ इंट्यूशन के साथ खेलना है। इंट्यूशन जो बोले कि आपको तुरंत पोजीशन देखने के बाद क्या लगता है सही है, कौन सा सही है, कौन सा मूव सही है, कौन सा गलत है, जो लगता है फीलिंग जो अंदर से आता है उससे खेलना है। जो बोलते हैं दिल से खेलना, तो वही होता है। तो ब्लिट्ज में वही दिल से होता है। इनफैक्ट ऑनलाइन जब बुलेट खेलते हैं तो आपको आधा चीज़ दिखेगा नहीं, जो दिख रहा है खेल लो। तो अच्छे प्लेयर्स क्या है उनका इंट्यूशन और अच्छा है। तो रैपिड प्रिफरेबल होगा, क्लासिकल ऑफ कोर्स बेटर है बट रैपिड प्रिफर होगा। उसके बाद आप बीच जब आपको लगा हाँ रैपिड अभी ठीक कर पा रहा हूँ तो ब्लिट्ज करिए। अरे मेरा लड़का है जिसका 2-2-8-1 रेटिंग है। 2-2-8-1 अभी फिलहाल उसको तो जीएम को तो सोचेगा नहीं, पहले आईएम बनेगा। तो वो क्या सोचता है कि सिलेक्शन कैसा रहेगा टूर्नामेंट में? एक तो रहेगा कि उसका जो दोस्त लोग हैं उन लोग को सोच के विचार के साथ चलता है। तो उन लोग का दोस्त लोग क्या बोलता है तो अभाव वाला खेलता है ना, ऐसा मतलब अबू धाबी 2300 के अभाव वाला जी, मतलब वो टच हो गया, उसको ले सकते हैं जी। हाँ, तो अभाव वाला कैसा खेलना क्या क्या नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टूर्नामेंट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? कितना फॉरेन खेलना चाहिए, कितना इंडियन खेलना चाहिए, क्या खाली फॉरेन ही खेलना चाहिए? आपके पास पैसा है तो भेज दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर कम खेलना है तो टूर्नामेंट का गैप भी कितना रहेगा, क्योंकि वो 1 साल बैठा है वो ये सब डर के वजह से। अच्छा। कि रेटिंग बढ़ने के बाद क्या चलो अपना पैसा भी वेस्ट नहीं होना, मतलब उस हिसाब से
कम बैठा, लेकिन उसने प्रैक्टिस कम नहीं किया। अभी वो गोवा खेल रहे थे फिलहाल। अच्छा, कैसा जा रहा है गोवा अभी? बहुत बढ़िया जा रहा है। अभी जीएम के साथ खेल रहे हैं, वो 5वां टेबल पे है, लेकिन अच्छा। तीसरा ही राउंड है। हाँ। बोल नहीं सकता, 2 राउंड जीतने के बाद जीएम आता है। अच्छा। लेकिन शायद लॉस हो गया तो फिर से पीछे आ जाए, ऐसा कोई जी। टूर्नामेंट का कोई इसका इशू नहीं है। जी। मैं तो उसको यही बोलता है कि दिल से खेल। बट खेल रहे हैं अभी गोवा, खेल वो रहे हैं। बड़ी बात है। खेल नहीं रहा था हाँ, बीच नहीं में। नहीं, कितना गैप से खेलने का, क्योंकि वो क्या सोच रहा है अभी बेंगलोर खेल रहा है, क्योंकि सागर सर ने तो भी बोला कि गैप नहीं रखो, ज़्यादा गैप से क्या इफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए वो बोला कुछ भी होने दो, गिरने दो या चढ़ने दो, मैं खेलूंगा उसके हिसाब से। जी। तो वही हिसाब से हम खेल रहे हैं। तो- सिलेक्शन कैसा रहना चाहिए? जी, अभी 2 तरीके का सिलेक्शन होता है। एक जो आप बोले कि जो बेटा बोल रहा है कि अच्छा टूर्नामेंट सिर्फ खेलेगा, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स खेलेगा, तो उसमें क्या होता है, आपका गैप ज़्यादा होगा और टूर्नामेंट मतलब स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट्स खेल पाएगा, लेकिन उस तरह से पैसा भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि सिलेक्टिव टूर्नामेंट है। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे, अब साल में वो शायद 3 या 4 टूर्नामेंट खेलेगा, बट अच्छा टूर्नामेंट्स खेलेगा। अभी रिसेंटली मैं देखा, एक प्लेयर है चाइना का, उसका रेटिंग कुछ 2500 कुछ है, आईएम बना नहीं है, उसके पास 2 GM नाम है, सीधा 2 GM नाम, और टूर्नामेंट्स खेला है 2200 से 2500 तक, सिर्फ 5 टूर्नामेंट्स खेला है, सिर्फ 5 टूर्नामेंट्स। बट क्या है, उसका गैप भी ज़्यादा होता है, मे बी 5 से ज़्यादा होगा शायद, मतलब कंटिन्यूस 1-2 खेला, बट गैप एक टूर्नामेंट के दूसरे टूर्नामेंट के बीच में 4-5 महीना होता है कम से कम, उसने देखा। बट उस टाइप का प्लेयर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। होता है, पॉसिबल होता है, बट उस टाइप का कम होता है, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं, अब बहुत लोगों को टूर्नामेंट्स खेलकर हार कर सीखना ज़्यादा यूजफुल रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बुक से पढ़ ले और खेल ले, हो जाएगा। जैसे आप स्विमिंग अगर मान लीजिए सीख रहे हैं, आप वीडियो देखकर स्विमिंग सीख लेंगे, हो जाएगा? बिल्कुल मुश्किल है, बहुत 90% नहीं होगा, बट वो 10% में से अगर आपका बेटा है तो बहुत अच्छी बात है। बट जनरली टूर्नामेंट्स, सिलेक्टिव टूर्नामेंट्स खेलना मैं मानता हूँ, बट बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाए तो मुश्किल हुआ। हाँ। कुछ टूर्नामेंट्स जैसे गोवा है, चेन्नई हुआ, अच्छे टूर्नामेंट्स है, बट हाँ थोड़ा लो रेटेड है, रेटिंग हारने का डर रहेगा। रेटिंग जा सकता है, अगर आपका रेटिंग का फिक्र नहीं है तो टूर्नामेंट्स खिलाइए, मतलब ऐसे टूर्नामेंट्स मत खिलाइए जहाँ पे वो टॉप 10 सीड हो, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, वो उसका 30-40 सीडिंग है, वो टूर्नामेंट सही रहेगा। 30-40 के नीचे जो सीड टूर्नामेंट्स है वो सही रहेगा, बट उसमें रेटिंग जाने का भी चांसेस रहेगा। बट वो रेटिंग जाएगा, आएगा, आज गिरा, कल आएगा, फिर वापस गिरेगा, वापस बढ़ेगा, ये चलता रहेगा। गैप कम से कम 4-5 महीना ठीक है, मैक्सिमम वो बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस पढ़ाई का है या फिर कोई एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट। जैसे एक प्लेयर का मैं सुना 5 महीना नहीं खेला, सिर्फ कतर मास्टर खेलना था उसको, तो उसके लिए प्रैक्टिस किया 5 महीना, फिर खेला, तो वो भी कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अगर 1 महीना में 2-3 टूर्नामेंट खेलें, उसके बाद 2-3 महीना ब्रेक लेकर फिर वापस खेलते हैं, 2 महीना या 3 महीना के बाद खेलते हैं, और बीच में रैपिड वगैरह जो है वो खिलाइए। टूर्नामेंट में जो प्रेशर रहता है वो हैंडल करना कैसा आपको लगता है कि क्या करना पड़ेगा उसमें? क्योंकि उसको प्रेशर तो है जी। इतना रेटिंग ज़्यादा होने के बाद प्रेशर तो रहता है, तो मतलब लोअर आएगा तो लोअर रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो फिलहाल तो कर रहा है, क्योंकि ये सीखने के लिए उसको टूर्नामेंट खेलना जरूरी है। तो आपको बस उसको बताना है कि जो टूर्नामेंट खेलेगा, हार जीत से ज़्यादा गेम अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। रेटिंग हार जीत ये जब सोचेगा तब ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा। अब मान लीजिए आपका रेटिंग हटा दीजिए दोनों का, बस खेलिए किसी से, वो कैसा खेलेगा? नॉर्मल खेलेगा। अब रेटिंग जब आ जाता है तब जाके डर लगता है। बहुत हाई रेटेड है तो मेरे से ज़्यादा जाता है, कम है तो रेटिंग लॉस होगा। तो आप देखेंगे हायर खेलने से भी डर हो सकता है, लोअर से भी डर लग सकता है, दोनों में है। तो उससे बेटर है कि आप ये सोचिए कि कैसे डेवलप गेम कैसे करें। जो मैं आज जो हूँ कंपेयर, और एक चीज़ है, कंपेयर किसी दोस्त से मत करिए, खुद से करिए कि मैं डेवलप कर रहा हूँ या नहीं, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं, मैं जो प्रैक्टिस किया हूँ वो हो रहा है कि नहीं। तो मेरा एक टूर्नामेंट में मेरा 17 रेटिंग पॉइंट गया था। तो मेरे जो कोच थे वो भी खेल रहे थे वो टूर्नामेंट, तो वो मेरे को मैसेज किए थे कि टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया। मैं बोला नहीं, मेरा बहुत अच्छा गया। उनको मैं बोला, तो वो बोले क्यों? मैं बोला कि मैं एक
टूर्नामेंट में मेरा प्लान था एक ओपनिंग ट्राई करना, और वो ओपनिंग मैं ट्राई किया, और वो ओपनिंग में मैं 5 गेम जीता 6 से। बाकी में खराब हुआ, बट वो मेरा टूर्नामेंट का टारगेट वो था। टूर्नामेंट का टारगेट नहीं था रेटिंग बढ़ाना इतना करना, तो उससे मैं खुश था। प्रेशर हैंडल करना है, इसको एक्सपीरियंस लगता है क्या? प्रेशर हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस चाहिए रहता है क्या? एक्सपीरियंस हाँ हो सकता है, बट अभी अगर मैं एग्जांपल दूँ गुकेश जैसे लोगों का, तो वो पहली बार इतना कम उम्र में जो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं शायद मैं नहीं कर पाता। तो जैसा डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत मुश्किल है, तो वो डेवलपमेंट हो सकता है, वो स्किल्स लाइफ स्किल्स उसको बोलेंगे। तो चेस से हो सकता है, बिना चेस का भी हो सकता है। तो अगर वो हैंडल कर सकता है तो बढ़िया बात है। एक्सपीरियंस कितना यूज होता है प्रेशर हैंडल करने के लिए? एक्सपीरियंस डेफिनेटली है, होता है। इसके लिए खेलना है, हाँ इसके लिए खेलना है उसको। हाँ, जनरली वही होता है कि लोग ज्यादा सीखते हैं अपना गलती से, तो इसलिए अब खेलेंगे, गलती करेंगे तब सीखेंगे। अब अगर दूसरे के गलती से सीख जाते हैं तो डेफिनेटली और भी हेल्पफुल होगा। खुद का एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। बेस्ट है। ठीक है, मेरे अभी 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे जी, जी, जी। लेकिन अब ये अच्छा हुआ इन्होंने भी जो क्वेश्चंस पूछे अनदर। सो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि IIM नॉर्म्स वगैरह जो भी है, सो अभी लुकिंग एट द करंट सिनेरियो कितना है कि इंडिया एंड साउथ एशिया में ही लिमिट किया तो IIM नॉर्म अच्छी हो सकता है, या उसके लिए यूरोप में ही जाके यू हैव टू प्ले द टूर्नामेंट्स? जी, क्योंकि अनिल विल आल्सो हैव टू टेक द डिसीजन, राइट, जी, इन टर्म्स ऑफ दैट। तो अगर पहले का बात कर रहा हूँ, मैं IIM बना पूरा इंडिया में खेला, और मेरा पहला GM नाम भी इंडिया में हुआ था। फिर सेकेंड और थर्ड GM नाम के लिए मैं ज़्यादा बाहर खेला, क्योंकि इंडिया में एक बार क्लोज आया था, बाकी टाइम क्लोज नहीं था कभी। बट अभी के टाइम ऑफ कोर्स इंडिया में नाम बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि लो रेटेड है प्लेयर्स है। बट एक प्लेयर का नाम मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपको, विघ्नेश वेमुला करके है, जो अभी 2 साल में 2 IIM नाम बनाए, दोनों सेम टूर्नामेंट में बनाए, भुवनेश्वर ओपन में। तो उसका वो जगह शायद लकी हो बोल सकते हैं, बट अगेन नाम बना रहे हैं। और कोई भी अभी देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया में नाम बना रहे हैं, बट उसके लिए उनको स्टार्ट लेना अच्छा है। यूरोप में क्या होता है, आपको थोड़ा आसान होता है, ओपोनेंट्स इजियर होते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए जैसे IIM बनाने की बात करें तो 2200 रेटिंग है, तो आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड आपको लोअर रेटेड लगेगा। तो अगर बाय बैड लक आपका है कि एक प्लेयर खेले जिसका रेटिंग 1800 है, लेकिन वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है 2300 जैसा है, तो वो ड्रॉ हो गया मैच। अब क्या हुआ, नेक्स्ट राउंड वैसे ही सिमिलर ओपोनेंट लगा तो ड्रॉ हो गया, तब चांस नहीं मिलेगा। बट अगर इस तरीके से आप 4-5 टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है नाम बनाने का। थोड़ा मुश्किल है बट है, पॉसिबल है। मतलब तो मेरा वही क्वेश्चन था कि नॉर्दर्न यूरोप, ये साउथ इंडिया तो है ही, लेकिन साउथ एशिया प्रिफर करे कि जैसे नेबरिंग कंट्रीज में वगैरह उतने टूर्नामेंट्स होते हैं कि वन कैन बजट एक साल का, अगर अभी बजट करना है, समवन हैज रीच से व्हाटएवर 1900 और 2000 है, एंड नाउ ही हैज टू प्लान दैट। जी, तो उसके मेरा मानना है यूरोप आपका 2200 रेटिंग के पहले नॉर्म्स के बारे में मत सोचिए। 2200 रेटिंग जब तक नहीं होता है, 2250 तब तक अगर नॉर्म्स के बारे में सोचेंगे तो मुश्किल होगा। हो सकता है हो जाए, बट बेटर है 2000 के बाद करें, सॉरी 2200 के बाद करें। और रेटिंग बढ़ाने के लिए इंडिया में भी बढ़ सकता है, यूरोप में भी बढ़ सकता है, साउथ एशिया में भी बढ़ सकता है। 1-2 क्लोज टूर्नामेंट होता है साउथ एशिया में जो इजी होता है। क्लोज टूर्नामेंट्स में क्या है, आपको नॉर्म रिक्वायरमेंट ऑलरेडी होता है, आपको बस पता है इतना पॉइंट बनाना है, वो रहता है। तो ऑफ कोर्स यूरोप अगर बजट जनरली मैं क्या बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स को जो बजट में होते हैं, तो एक टूर्नामेंट यूरोप का मान लीजिए एक ट्रिप प्लान करिए साल में, और बीच में टूर्नामेंट्स मत खेलिए, प्रैक्टिस करिए, टूर्नामेंट्स मत खेलिए। नहीं तो आप इंडिया में 4-5 टूर्नामेंट खेलेंगे और यूरोप में एक टूर्नामेंट खेलेंगे, शायद बराबर के आ जाएगा। तो उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा।
Now the next question, क्योंकि जैसे शुरू हुआ ही था, सभी को गाइडेंस चाहिए रहता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कि बुक्स अभी कैसा है कि देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट, यू नो, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स यहाँ पे हम बैठे हुए उतने ही है, देयर इज ऑनलाइन कंटेंट भी है, मोस्ट आर मूविंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली टू डू दैट. Secondly, this is more from a novice's perspective who are on the chess learning journey. तो जो शुरू का क्लासिकल गेम्स एनालाइज करते थे, when we look at वर्ल्ड चैंपियन बीट स्टार्ट विद Alekhine and अदर वगैरह जो भी लास्टर एंड ऑल, तो वो एक जर्नी है. बट नाउ एवरीवन इज सो आई वुड से एक्साइटेड अबाउट रैपिड गेम्स, रैपिड रेटिंग अचीव करना. सो वेदर दो सेम प्रिंसिपल्स, whether you would advise them to build the classical foundation block and apply it to rapid games, which may not be possible, or to only जो रैपिड, जैसे वर्ल्ड रैपिड हुआ था, अभी कितने सारे गेम्स हुए थे, सभी मैग्नस एंड नेपो, एवरीवन वाज देयर. तो फिर वो गेम्स सेट एनालाइज करके रैपिड में यूज करें तो कैसा रहेगा? जी, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल में हूँ, तो मैं बुक्स डेफिनेटली क्लासिक्स बुक्स रेकमेंड करता हूँ कि वर्ल्ड चैंपियंस का गेम देखिए. ये सब एक यहाँ पे एक चीज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं जब गेम्स देखता हूँ तो पुराने गेम्स तो प्लेयर्स ब्लंडर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ओपोनेंट डिफेंस नहीं किया, शायद आज के ज़माने का जेम्स होता तो डिफेंस कर लेता. ये एक बड़ा क्वेश्चन या प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो ये चीज़ मेरा मानना है कि ये टॉप लेवल के जेम्स डिफेंड करेंगे, बट हम लोग जब डेवलप करें, हम लोग का ओपोनेंट्स कौन रहेंगे? वो तो टॉप लेवल के नहीं रहेंगे, मैक्सिमम 2200 मैक्सिमम. तो उनके लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर प्रैक्टिस क्लासिकल गेम से करें ज़्यादा हेल्पफुल होगा. रैपिड गेम्स में सजेस्ट नहीं करूँगा एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि रैपिड गेम्स में क्या है, टॉप लेवल में भी टाइम कम मिलता है, उसके बाद ब्लंडर्स होते हैं, पोजीशनल वगैरह वो इन द सेंस टाइम नहीं मिलता है तो जल्दी इंट्यूटिव डिसीजन लेते हैं, तो कहीं सही होता है कहीं गलत होता है. तो क्लासिकल गेम स्टडी करना, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप का हो स्टडी करना, ये सब यूजफुल होगा. बट अगेन अगर जनरल पर्सपेक्टिव में बोलूं, 2700 प्लस लेवल का गेम्स मत देखिए. तो आप बोल सकते हैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि टॉप प्लेयर्स का है, वर्ल्ड चैंपियन है, उनको बना चल रहा हूँ. लेकिन आप लोग के लिए डेवलपमेंट के लिए उनका वो क्यों सोचे, क्या खेलें, वो ओपनिंग क्यों खेलें, पहले वो प्लेयर के साथ और एक बार खेल चुके हैं, वो प्लेयर अटैकिंग प्लेयर है, वो सोच के बहुत सारे डिसीजंस वो लेते हैं जो हमें समझ में नहीं आएगा. तो उससे बेटर है आप देख लें कोई 2600 27 जस्ट 2700 लेवल का गेम्स, वो उसमें आपको सीखने के लिए ज़्यादा मिलेगा चांसेस. आप उसमें सीख सकते हैं कि कैसा ये पीस कैसे निकाला, पीस कैसे डेवलप किया. और जब देख रहे हैं रेटिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, कभी कभी क्या है, एक 2600 का देखते हैं गेम 2100 के साथ, तो वो गेम देखकर उतना फायदा नहीं है, क्योंकि वो 2100 ऑलरेडी गेम से पहले बहुत बार हार चुका होता है. गेम स्टार्ट होने से पहले सोचता है कि मैं हार जाऊंगा, ये हो जाता है अपने आप, या फिर बीच में इक्वल पोजीशन आएगा, एक ब्लंडर कर देता है. तो उससे बेटर है कोई सिंगुलर रेटेड प्लेयर 100 100 200 पॉइंट्स का डिफरेंस का देखे, जो 2600 के नीचे प्लेयर्स हो, मतलब 2700 के नीचे 2600 2500 ये लोग का प्लेयर्स का गेम्स देखने से ज़्यादा आप लोग के लिए डेवलपमेंट होगा. थैंक यू वेरी मच. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन चूज टू आंसर और नॉट, लेकिन सभी डिस्कशन रेटिंग के ऊपर ही. तो चलो 900 से लेके 1200 1500 16 1800 2200, तो ये लेवल तक मैं ही जा रहा हूँ. तो ये जो रहता है, एंड फ्रॉम अ ग्रैंड मास्टर पर्सपेक्टिव, जब बातों बातों में होता है ना, आपका रेटिंग इतना हो गया, ओके 1600 है, कब से है, अच्छा साल भर से 1600 या 1800 है, या इतना गेम किया. तो फ्रॉम अ ग्रैंड मास्टर पर्सपेक्टिव आप कैसे देखते हो किसी प्लेयर को कि ये 1400 पे हुआ? इज इट बिकॉज ऑफ हिज ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम? तो उसको एक ही ओपनिंग उसने माहिर किया होगा जो भी है, या एटलीस्ट पोजिशनल एक लेवल अगर 1600 का रहेगा तो मे बी इज नॉट गुड इन टैक्टिक्स वगैरह जो भी है, या पोजिशनल तो उतना उसको आना चाहिए. ये कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो? जस्ट असेसिंग. अभी मैं अगर मेरे को कोई बोलते है मेरा ये रेटिंग है, मैं उसको जज नहीं करता हूँ, क्योंकि विद एक्सपीरियंस मेरे को ये समझ में आ चुका है कि एक 1800 हो सकता है 2200 जल्दी पहुंच जाए, हो सकता है वहीं पे अटक जाए, हो सकता है नीचे भी आ जाए.
तो अभी का सिनेरियो लास्ट कोविड के बाद से मेरा क्वेश्चन वही था, इज इट बेस्ड ऑन ओपनिंग रेpertoire और इट इज प्योरली परफॉर्मेंस? जितना आप खेलोगे- मैं गेम्स देखकर इवैल्यूएट करूंगा कि स्पेशली मिडिल गेम्स के एरियाज में तब जाके उसका स्ट्रेंथ बोल पाऊंगा। क्योंकि कोई अगर ओपनिंग में देखें, कोई ओपनिंग ट्रैप्स लेकर जीत रहा है, हो सकता है वो ओपनिंग की वजह से जीते, हो सकता है, बट ओपनिंग से बहुत ज्यादा गेम्स नहीं जीतेगा, आपको इवेंचुअली मिडिल गेम में ज्यादा आता है। एंड गेम्स में भी गेम्स कम आते हैं, ये लेवल पे आते हैं बट कम आते हैं। मेन जो बोलते हैं फाउंडेशन के लिए एंड गेम करना चाहिए, तो वो हायर लेवल पे है। बट हम लोग इमीडिएट अगर डेवलपमेंट चाहेंगे तो मिडिल गेम इज द एरिया वेयर वी नीड टू वर्क ऑन। तो मिडिल गेम उनका गेम्स देखकर मिडिल गेम में ही देखता हूँ कि कैसा स्ट्रेंथ है, क्या है, किस टाइप का मिस्टेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उस बेसिस पे इवैल्यूएट करता हूँ उनका रेटिंग या उनका क्या एक्चुअल स्ट्रेंथ है। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, एक प्लेयर मैं जानता हूँ 1400 था, 6 महीना 1 साल के अंदर 2300 है और 2 साल के अंदर IM बन गया। तो अभी अगर मैं उसको 1300 देखूं तो कैसे जज करूं? नहीं कर सकता हूं। तो उसका गेम से ही जज करना पड़ेगा। रेटिंग एक नंबर होता है और रेटिंग सिर्फ कांस्टेंट तब रहता है जब आप खेलेंगे नहीं। आप खेलेंगे तो बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ना घटना जरूरी है। तो मैं ये मानता हूँ, ऑनलाइन पे भी खेलता हूँ, कभी कभी बुरा लगता है हारने से, रेटिंग कम हो गया तो मैं हारने के बाद खुद को ये बोलता हूँ कि रेटिंग इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, आज घटा कल बढ़ेगा, और जीतने पे सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है ये टारगेट पहुंच गया। सर ये अगर समझो उस level क्योंकि पे- मेरा ऑब्जर्वेशन से है कि अभी जैसे हम नेशनल स्कूल में भी गए थे बहुत सारे, और वो सभी लड़के बीट लड़के अंडर 9 का जो था, तो एक तो है उनको रैपिड की बहुत है अभी, बिकॉज दे हैव टू अचीव रैपिड रेटिंग वगैरह, और बहुत सारे जन ये मिडिल गेम्स में ही रश करते हैं टू एंड गेम के लिए, क्योंकि वो जो पेशेंस है या मे बी सम ऑफ दोस थिंग्स, वहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे गेम्स देखे मिस्टेक हो रहा है और एंड गेम्स में उनको पहुंचने का वो 90 मिनट्स का अभी उतना देयर आर वेरी फ्यू हु उसका एक रीजन बोल सकता हूँ मैं कि जनरली वो लोग आप देखेंगे प्रीवियसली टूर्नामेंट खेले होंगे, लोकल टूर्नामेंट्स जो है ज्यादा रैपिड खेले होंगे, तो उनका रैपिड का एक्सपीरियंस है, तो क्लासिकल का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और एक और चीज है पेशेंस भी का, जितना कम एज होता है मुश्किल है पेशेंस बिल्ड करना। जी सर एक अगर IM GM के नज़दीक आ गया तो आपके हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग मेन है क्या, नहीं तो फिर टैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देने का क्या, नहीं तो फिर ओपनिंग या तो फिर किस चीज़ पे ज़्यादा आपने को फोकस करना है? IM के करीब आ रहे हैं तो बैलेंस करना जरूरी है सारा चीज को। जैसे एक एरिया में बहुत बड़ा वीकनेस ना हो, तो अगर बहुत बड़ा वीकनेस है तो ओपोनेंट्स देख लेंगे, उसको टारगेट कर लेंगे। आपका अगर टैक्टिकली वीक है आप, तो ओपोनेंट देखेंगे टैक्टिकली आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपको टारगेट कर लेंगे। अगर पोजिशनली वीक है तो पोजिशनली टारगेट कर लेंगे। तो इसलिए एक चीज़ आपको देखना है, जो सबसे ज़्यादा जो आपका वीकनेस है उसको इंश्योर करना है, वो आप रेटिंग के बराबर क्या आना चाहिए कम से कम। वो मतलब उसका कैलकुलेशन स्किल हो सकता है 2400 प्लस हो, बट पोजिशनल स्किल अगर 1800 है तो टारगेट कर लेंगे। तो उससे बेटर है दोनों बराबर के हो तो भी चलेगा, बट एक बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ ध्यान रखना है कि ये रेटिंग के बराबर के। ज़्यादा यूज़ क्या होता है, पोजिशनल होता है कि टैक्टिक्स होता है वो लेवल में? चेस जो बोलते हैं 80-90% स्ट्रेटेजी या पोजिशनल है, 10% टैक्टिक्स है, बट वो 10% बहुत जरूरी है, गेम खत्म हो जाता है। तो दोनों ही बराबर के हैं, बट ज्यादातर यूज होते हैं स्ट्रेटेजी पोजिशनल चेस, बट कैलकुलेशन में आपको अलर्ट रहना पड़ता है। एक कहीं कभी भी आ सकता है तो मिस्टेक हो गया, और जितना हायर जाएंगे उतना गलती करने का चांसेस कम रहता है। एक गलती में कभी कभी गेम खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। और एक क्वेश्चन, Let's take the last question and we can wrap it. ठीक है, आपसे GM बने हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस होगा, जो भी टूर्नामेंट खेलते हो तो आप डर वर लगता है कि सब खत्म हो जाता है? अभी मैं कोचिंग करता हूँ ज़्यादातर, तो उतना खेलता नहीं हूँ, बट अभी खेलता हूँ तो कभी कभी डर लगता है। कभी कभी डर लगता है? इंसान हो, GM हो जो हो, आप भी GM बन सकते हैं। नाम के साइड में GM अगर है तो GM है,
और कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, नॉलेज एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो उस लेवल तक पहुंचने के बाद डर नर्वसनेस सब खत्म हो जाता है कि नहीं, वो भी रहता है? वो रहता है। टॉप लेवल में आप गुकेश का भी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का अगर वीडियो देखेंगे, लास्ट राउंड जब ब्लंडर हुआ था, गुकेश भी हिल रहा था, डिंग लिरेन भी हिल रहा था, दोनों में प्रेशर था। और ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रेशर जो है अनबिलीवेबल है। बाकी टूर्नामेंट्स में भी लोगों को, जेम्स आइम्स को भी प्रेशर फील करते हैं। और एक क्वेश्चन है सर, मैग्नस कार्लसन जो भी टूर्नामेंट खेलते हैं वो हमेशा जीतते जाते हैं, वो बीच बीच में ब्लंडर करके हारते नहीं, लाइक अदर्स ग्रैंड मास्टर वो हार जाते हैं ब्लंडर करके जी। और मैग्नस कार्लसन जो कंटिन्यू जीतते जाते हैं, तो वो क्यों नहीं ब्लंडर क्यों नहीं करते? अब जाके ब्लंडर करें। नहीं, उनके ब्लंडर पास एबिलिटी क्या है जो ब्लंडर नहीं करता है? उसके पास ऐसा क्या है कि मैग्नस का कंसिस्टेंसी लेवल जो है, इसलिए मानते हैं, अभी भी आप गुकेश का सुनेंगे, किसी का भी सुनेंगे, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। रीजन है कि वो मिस्टेक्स कम करते हैं और जीतने से ज्यादा वो हारते कम है, वो जरूरी है। क्योंकि वो हारते नहीं है, एक दो गेम मतलब थोड़ा इक्वल पोजीशन पुश करके जीत जाते हैं। उनका कैलकुलेट मतलब उनका बोलेंगे तो वीकनेस अभी फिलहाल नहीं है, तो वो चीज है, उनका वीकनेस एविडेंट नहीं हो सकता है, उनको पता होगा, ज्यादातर प्लेयर्स को पता नहीं है वीकनेस, तो वो टारगेट कहाँ पे करे पता नहीं, हर चीज अपना स्ट्रेंथ बना लिए। तो ब्लंडर्स के लिए वो मतलब कैलकुलेशन, बाकी प्लेयर्स शायद प्रेशर होता होगा या कुछ होता होगा जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो जाता है। तो ब्लंडर्स उनका कम होने का रीजन है कि वो कैलकुलेशन करते हैं। और ये बोल सकता हूँ चेस में फिशर, कैस्परोव, मे बी एलेखन भी कंसिडर करते हैं कोई, बट फिशर, कैस्परोव और कार्लसन ये बराबर के हाईएस्ट लेवल पे आते हैं। तो उनका मिस्टेक इसलिए मतलब डोमिनेंस या मिस्टेक कम रहता है, मतलब डोमिनेंस हाई रहता है और मिस्टेक्स कम रहता है। ओके, ईयरली कितने टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए? जनरली बोलते हैं 8 से 8 to 12 टूर्नामेंट्स एवरी ईयर, ये मानते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप मैं अगर 2 घंटा देना चाहूँ हर दिन चेस को, बिकॉज आई हैव स्विच टू समथिंग्स कि मैं चेस को टाइम दे पाऊँ, ऑफिस में वैसे स्विच किया है जी, तो आप मेरे को मटेरियल क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब क्या व्हाट मेरे को 2000 पहला अगर मैं एम लेके चलूँ, बिकॉज आई कांट एम कि मैं सीधा वो इम्प्रैक्टिकल होगा। अभी मैं 1550 पे हूँ, बट टूर्नामेंट प्रैक्टिस इतनी नहीं है, तो मैं 1500 ही मान लेता हूँ खुद को। 1500 से 2000 पहुँचने का मेरा जो रोड मैप होगा, उसमें क्या मटेरियल मुझे करना चाहिए, और मुझे मतलब अगर एनालिसिस करना है तो क्या, मतलब कैसे पहुंचना है वहाँ? 2 घंटों में से आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन पे आधा घंटा कम से कम रोज, आधा घंटा से 1 घंटा देना है, टैक्टिस सॉल्व करना और कैलकुलेशन पजल्स 1 घंटा देना चाहिए। वो कौन से आप मटेरियल्स का? जैसे यूसुपोव का है या फिर वुडपेकर मेथड है। अच्छा, वुडपेकर मेथड एक्सेल स्मिथ का है, वो अच्छा रहेगा आपके रीडिंग के लिए। या फिर मेटिंग द कैसल किंग से स्टार्ट कर सकते हैं, इजी होगा। कभी कभी क्या होता है, इजी बुक से स्टार्ट करने से कॉन्फिडेंस मिल जाता है, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेटिंग द कैसल किंग या फिर चेस टैक्टिस फ्रॉम स्क्रैच, ये बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, वो बेनिफिशियल रहेगा। हाफ एन आवर हो गया, ठीक है। हाँ, वो हाफ एन आवर 1 आवर तक करिए। बीच बीच में लाइक मे बी अल्टरनेट डे या एवरी डे खेलना पॉसिबल नहीं होगा अगर आप 2 घंटा कर रहे हैं, बट गेम अगर खेल सकते हैं तो वो खेलिए एक गेम। तो गेम खेलने के बाद उसका एनालिसिस करिए, और एक जैसा यूसुपोव का बुक है जिसमें आप पढ़ के सीख सकते हैं, उसमें आधा घंटा कम से कम डेडिकेट करिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि यूसुपोव जो मैंने शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, यूसुपोव या फिर और एक मैं बोल सकता हूँ सिलमैन का एक बुक है, रीअसेस योर चेस। थोड़ा बोरिंग होगा, बट उसमें अगर पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, पोजिशनल नॉलेज डेवलप करने के लिए। और अगर कोई बुक्स उतना इंटरेस्टेड नहीं है, स्टार्ट नहीं किया है, मेरा पर्सनल फेवरेट बुक है जो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट करने के लिए, अंडर द सरफेस। वो बुक मैं बोलता हूँ स्टार्ट करने के लिए। किसी को बुक्स पसंद नहीं है, कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम देते हैं, तो अंडर द सरफेस किसी को भी बोलिए इंटरेस्टिंग लगेगा ही लगेगा। तो उसमें आप वो मतलब चेस टर्म्स में नहीं दिए, अलग टर्म्स में दिए हैं, तो वो इंटरेस्टिंग फील करते हैं लोग पढ़ने के लिए, स्पेशली यंग जो किड्स हैं उनको इंटरेस्टिंग लगता है। You mean to say Arthur Yusupov for 1 hour approximately daily, and उसके बाद गेम प्रैक्टिस? हाँ,
गेम प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, ये 3 चीज और मेनली puzzle करिए। वगैरह से। और वीक में 1 या 2 दिन निकालिए जहाँ पे गेम एनालिसिस कर पाए खुद का गेम। और अगर किसी क्लासिक्स, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप का कोई बेस्ट गेम्स का कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, कापाब्लांका बेस्ट गेम या फिर माइग्रेट प्रेडिसेसर रेकमेंड नहीं करूंगा अभी हाँ। फिलहाल। बहुत मुश्किल लगता है सर। हाँ, बेस्ट गेम का कोई भी सीरीज लीजिए, वो बेटर होगा। जैसे एवरीमैन का सीरीज होता है, मूव बाय मूव सीरीज होता है, Okay. कोचनोई मूव बाय मूव, कार्पो मूव बाय मूव, कापाब्लांका मूव बाय मूव, टाल मूव बाय मूव, वैसा करिए, वो बेटर, वो मोर आप लोग के लिए मोर यूजफुल होगा वो बुक्स। माइग्रेट प्रेडिसेसर फेमस बुक है, पॉपुलर है, बट डिफिकल्ट भी है, तो वो रेटिंग रेंज थोड़ा हायर होगा तो बेटर होगा। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं अभी सपोज chess.com पे पूरा दिन अगर 2 आवर्स रोज के रैपिड खेल रहा हूँ एंड सडनली मुझे रैपिड बोरिंग लगा और मैं ब्लिट्स पे आया, मैं ब्लिट्स में खेल पा रहा हूँ बट एंड में आके मेरा टाइम खत्म हो रहा है, ज़्यादा रैपिड में जैसे सोचता हूँ वैसे सोच के मेरा टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर वो टाइम पे कैसे कोप अप करना है ब्लिट्स के साथ? अगर आप रैपिड, आपका ज़्यादा प्रैक्टिस है, ऑफ कोर्स रैपिड में ही बेटर होगा। ब्लिट्स में मुश्किल होगा ही होगा क्योंकि कम टाइम मिल रहा है। आपका दिमाग को आप ट्रेन कर रहे हैं कि आप 10 मिनट में सोचो, फिर आप दिमाग को बोल रहे हैं 3 मिनट में ये चीज़, सेम चीज़ सोचो, तो मुश्किल होगा। तो उसको 3 मिनट का ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर आपको। और खेलने से पहले, ऑनलाइन गेम्स खेलने से पहले टैक्टिस सॉल्व करो। जस्ट स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट टैक्टिस सॉल्व करो। पजल रश या लीचेस में अगर कर रहे हो तो लीचेस का पजल्स जब 5 मिनट के लिए करो, तो वो करने से क्या है, आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। तब जब खेलते हैं तब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बेटर आता है, एटलीस्ट। बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगा, बेटर आता है। और 2 घंटा कंटिन्यूस मत खेलो। 2 घंटा कंटिन्यूस खेलोगे दिमाग थक जाएगा। आधा घंटा खेलो, 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक लो, फिर वापस खेलो, या फिर सुबह 1 घंटा खेलो, शाम को 1 घंटा खेलो अगर खेलना है तो। सर आप ग्रुप क्लासेस भी लेते हैं क्या? मैं कुछ लेता हूँ। मतलब और इस रेटिंग रेंज को लेते हैं आप, मतलब 1500 1600? जनरली 1-2 ग्रुप क्लासेस है, बट एकेडमीज कुछ है वहाँ पे लेता हूँ। Thank you, sir. We were glad to host you. थैंक यू वेरी मच।